की सबसे पहली खबर आपके सामने वॉशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर मेरी आज तफसीली बातचीत हुई है कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन के साथ। आप सबको पता है कि कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मिशिगन से वो कांग्रेस मेंबर हैं और हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था और वो सबसे अहम और सीनियर तरीन मेंबर थे उस कांग्रेशनल विजिट में जो पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर गया था। आज मेरी उनसे जो बातचीत हुई है वो बहुत ही तफसीली बात हुई है, मतलब कोई 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 40 मिनट नहीं, बल्कि बहुत ही लंबी और तफसीली उनके साथ मेरी बातचीत हुई है। तमाम पहलुओं पर बात हुई है, जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर गए वहाँ उन्होंने क्या देखा, वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर मीटिंग्स के अंदर क्या डिस्कस हुआ, उन्हें क्या बताया गया, क्या उन्होंने सुना, क्या उनका इमेज बना। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो ओवरऑल पिक्चर पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स ने और उनके टाउट्स ने और रजीम ने जो ओवरऑल पिक्चर पेंट की हुई है वो दुरुस्त नहीं है। जो ओवरऑल इंप्रेशन आपने और बहुत सारे दोस्तों ने उस पूरे के पूरे ट्रिप से लिया वो भी दुरुस्त नहीं है। आप सबको पता है और अभी तक हबीब अकरम साहब और बहुत सारे जर्नलिस्ट और शहजाद अकबर साहब इस पर स्टोरी भी कर चुके हैं पहले कि कांग्रेसमैन वहाँ पर जो चोटी के 12 से 14 जर्नलिस्ट थे उनके साथ भी इंटरेक्ट करने जा रहे थे, जो वहाँ नामुमकिन हो गया, मीन ना हो सका। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ भी उनकी मीटिंग जो थी, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ मीटिंग जो थी वो भी प्लानिंग में थी, लेकिन वो भी ना हो सकी। तो आज मेरी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन से बहुत ही तफसीली डिस्कशन हुई और उसमें जो डिस्कशन है उसके बहुत सारे पहलुओं को तो आपके सामने नहीं रखूंगा, वो आपके सामने खुद ही आ जाएंगे। आने वाले दिनों में वो चीज़ें आपके सामने खुद ही बिल्कुल आश्कार हो जाएंगी। वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, इस विजिट के बाद उन्होंने अपना क्या ओपिनियन बनाया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के साथ क्या किया गया है, तहरीक इंसाफ के साथ, खवातीन के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामला क्या हैं, तमाम एरियाज़ पर बहुत ही तफसीली और सहर हासिल जो है वो गुफ्तगू हुई है। अब इसके बाद और इससे पहले कांग्रेसमैन जनरल जैक बर्गमैन क्या सोचते हैं, या पहले उनकी सोच क्या थी, क्या अब बदल गई है वहाँ से आने के बाद, अब उनकी सोच क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी सोच बदली है, जो मेरी उनसे बातचीत हुई है। अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, इस सब का इजहार वो आपसे खुद ही करेंगे। कब करेंगे, लेट इट बी, मेरा तो ख्याल बहुत जल्द करेंगे और ये उन्हीं पे छोड़ते हैं। लेकिन जो मेरी उनसे डिस्कशन हुई है उससे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो पिक्चर पेंट करने की कोशिश की गई थी, जो चंद टाउट्स नमा लोग यहाँ अमेरिका में भी मौजूद हैं जो जर्नल्स के लिए काम करते हैं और जो पाकिस्तान में भी बेशबहा तादाद में मौजूद हैं, उन्होंने जो इस पूरे विजिट का एक माहौल पैदा किया था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी के साथ क्या हो रहा है, रूल ऑफ लॉ के साथ क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ क्या हो रहा है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं इसीलिए बहुत कुछ आपके साथ आगे मजीद शेयर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप इंतजार कीजिए, इस पर कांग्रेस बर्गमैन खुद बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब उन्हें मुनासिब लगता है। मुझे तो लगता है बहुत 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 जल्द, लेकिन जब भी बोलेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि वेयर कांग्रेसमैन जनरल जैक बर्गमैन स्टैंड्स ऑन डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और रूल ऑफ लॉ पर। तो बहरहाल एक और बात मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेशनल इंटरेक्शन होती है, एडवोकेसी होती है, तो हमारे कुछ दोस्तों ने जो बेसिकली इन्फ्लेटेड ईगोज होती हैं लोगों की और बहुत बड़ी बड़ी बातें, मसलन ये कह देना कि ट्रंप साहब ने पूछा है बताओ मेरे दोस्त इमरान खान का क्या हाल है, ट्रंप साहब की मेज़ पर फाइल चली गई है, अब उन्होंने ट्वीट के लिए टेक्स्ट मांग लिया है। एडवोकेसी में हम ऐसी बातें नहीं करते। मीन पहली बात तो ऐसे कोई कहता नहीं है और ऐसी इंटरेक्शंस कभी भी होती नहीं है, और अगर फ़र्ज़ करें हुई भी हों तो उनको ऐसे कहा नहीं जाता, क्लेम नहीं किया जाता। उनके बारे में आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो बातचीत है वो मीडिया पर आकर नहीं करते, वरना वो जो चीज़ होनी होती है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। तो जो पहले क्लेम आपके सामने किए गए, मेरी दानस में, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तो उनमें कोई रियलिटी नहीं। मसलन मैं जब चीफ ऑफ स्टाफ था या उससे पहले भी जब मैं काम कर रहा था गवर्नमेंट में भी, तो मुझे कोई कम अज़ कम 450 बंदे कम अज़ कम मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा कि मैं पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर हूँ। हालांकि आपको पता है फाउंडिंग मेंबर तो बहुत ही थोड़े से, वो हाथ की एक उंगली पे गिने जाने वाले लोग जो थे वो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन हर दूसरा बंदा आपसे जब मिलता है वो यही कहता है कि मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। अच्छा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग असल में अपनी सेंस ऑफ एसोसिएशन एक जमात के साथ, इमरान खान के साथ, एक नज़रिए के साथ जो है वो इंश्योर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इसलिए हम स्पेशली हम पाकिस्तानी जो हैं या इंडियन हैं, हमारे रीजन का ये मसला है तो हम थोड़ा सा उसे इन्फ्लेट करके बढ़ा के बता देते हैं। मसलन मेरी हंसी निकलती है, अमेरिका के अंदर भी ऐसे दोस्त हैं और भी दुनिया में कि जो 7-7 10-10 दिन इमरान खान साहब के साथ एक तस्वीर लेने के लिए इंतजार करते थे, और कोई बुरी बात नहीं इसमें। इमरान खान बहुत बड़े लीडर हैं और लोगों का उनसे
प्यार है, ये मैं कोई डेरोगेटरी वे में नहीं कह रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। लेकिन जब वो लोगों से बात करते हैं, जब वो कम्युनिटी से बात करते हैं, तो वो अमेरिका में भी और जगहों पर भी मैंने लोगों को देखा है, दे कॉल देमसेल्फ फ्रेंड ऑफ इमरान खान। वो बताते हैं कि मैं इमरान खान का दोस्त हूँ और मैं बड़ा करीबी दोस्त हूँ, मैं इमरान खान का दोस्त हूँ। ये थोड़ी सी इन्फ्लेट करके जब हम चीज़ें बताते हैं तो इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। इमरान खान साहब के आप दोस्त नहीं हैं, आप उनके फ़ैन हैं या आप उनके कुलीग हैं, आप उनके साथ काम करते हैं। जैसे मैंने एक जूनियर पोजीशन में उनके साथ काम किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी उनके साथ एक ख़ास लेवल तक बेतकल्लफ़ी थी बातचीत, और वो तो बड़े ही ट्रांसपेरेंट और वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम पर बिलीव करते हैं, वो बॉस अराउंड नहीं करते, उस तरीके से घुटन का माहौल नहीं है उनके इर्द गिर्द। और वो क्योंकि बहुत खुल के बात करते हैं तो अक्सर लोग इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि वो मेरे दोस्त हैं। तो वो आपके तो चलें, आप अगर दिल में सोचते हैं कुछ चीज़ें, आप दिल में सोच सकते हैं या आप महसूस करते हैं कि आपका बड़ा करीबी रिश्ता है, लेकिन पब्लिक में जब आप इमरान खान या कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर है उसके बारे में आप ऐसे क्लेम करते हैं तो वो नामुनासिब होता है। आप इन्फ्लेट कर रहे हैं चीज़ें और लोगों को गलत इमेज दे रहे हैं, और लोग भी ऐसा ही समझते हैं। अब मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो ऐसा अपना तारुफ करवाते हैं, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल बरक्स है। तो वो यकीनन वो इमरान खान साहब के लिए काम भी करना चाहते हैं, वो उनके लिए दर्द भी रखते हैं, उनके लिए उनका एहतराम भी है उन दोस्तों का, और खान साहब भी उनका एहतराम करते हैं कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्त होना और आपका किसी का फैन होना, ये दो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। या उनके लिए काम करने की आपकी ख्वाहिश होना और उनका आपके काम को अप्रिशिएट करना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर बात ही दोस्ती से शुरू होती है। अक्सर आप कहीं पर तस्वीर खिंचवाएं तो बंदा आपके कंधे के ऊपर हाथ रखने से या आपकी कमर में हाथ डालकर तस्वीर खिंचवाना चाहता है, और ये भी एक इमेज है। ये मैं बड़े बड़े लोग, अपनी बात नहीं कर रहा, आप फिर कहेंगे कि आप अपनी बात करें। मैं अब बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, हीरोज़ हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि लोग फिजिकल क्लोजनेस कोशिश करते हैं उनके साथ डिपिक्ट करने की तस्वीरों में कि ये तो अपने हाथ से बंदा अपना बड़ा ही याराना है। तो ये इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये भी मैं एक पहलू डिस्कस कर रहा हूँ, खबर लंबी निकल गई, कि यही नुकसान मेरे ख्याल में एडवोकेसी में भी किया गया कि बहुत सारे दोस्त जितना काम कर नहीं रहे थे उतना उन्होंने क्लेम किया, जितनी उनकी कहीं पर बात हुई नहीं थी उतना उन्होंने क्लेम किया। मे बी दे वर डेस्परेट टू गेट दैट ग्लोरिफिकेशन कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं। अभी जैसे अपनी तरफ से तो जनरल साहबान ने यहाँ से पाकिस्तान से चंद लोगों को ले जाकर और अपने टाउट्स के थ्रू उसे मनूवर करके ये कोशिश की कि वहाँ इमेज देने की कि साड़ी गल हो गई है, यहाँ पर वहाँ पर अब कुछ नहीं होगा। आपको आने वाले दिनों में, मैंने पहले भी कहा था कि नजर आएगा कि जो लोग पहले काम कर रहे थे वही सब अभी भी काम करेंगे। शायद 5% का भी फर्क ना पड़े, लेकिन वो जो 5% के पीछे लोग थे, मैं उन लोगों की बात नहीं कह रहा जो गए, वो तो बेचारे बेवकूफ़ बन गए। मैं बार बार कह रहा हूँ उनका उतना कसूर नहीं है सवाए बेवकूफ़ बनने के, और सबसे बड़ा कसूर उनका ये कि बेवकूफ़ बनने के बाद अब वो डटे हुए हैं कि हमने ठीक किया है। लेकिन असल जो उनके हैंडलर्स हैं उन्होंने जर्नल्स को जाकर बेचा कि असल ये लोग थे जो काम कर रहे थे, जो कि दुरुस्त नहीं था, उस वक्त भी दुरुस्त नहीं था। बहुत और गुमनाम पाकिस्तानी है। फॉर एग्जांपल मेरी आज की भी ये जो डिटेल डिस्कशन कांग्रेसमैन बर्गमैन के साथ है, ये भी उन्हीं गुमनाम पाकिस्तानियों ने अरेंज करके दी है जो काम करते हैं लेकिन अपनी तस्वीरें नहीं लेते, आगे नहीं बताते, और इस फोन कॉल के अलावा वो बहुत सारा काम हर रोज कर रहे होते हैं, बहुत सारी इंटरेक्शन हो रही होती है। तो एक तो मैं ये वाजे कर दूं कि चीज़ें उतनी खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, जितनी चीज़ें उतनी अच्छी भी नहीं है जितने लोग बहुत सारे क्लेम कर रहे थे कि फाइल पहुंच गई, अब ट्विटर का टेक्स्ट आ गया, अब ये आ गया। वो भी ब्रैगिंग थी, वो भी सारी गपशप थी। और अब मुझे ये नहीं पता कि वो अपनी बेवकूफ़ी में ये गपशप कर रहे थे या वो उधर जर्नल्स के कहने की वजह से ये सब कुछ क्लेम कर रहे थे ताकि दूसरे पाकिस्तानी कंफर्टेबल हो जाएं, एफर्ट ना करें, और ट्रक की ये भी एक बत्ती लगा दें कि बस ट्रम्प से बात होगी, अब सारा काम होने वाला, बाकी किसी को कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये भी हो सकता है कि जर्नल्स ने उनको कहा हो कि आप ऐसे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दें, डींगे मारें, ताकि बाद में जो मामला है वो दूसरे पाकिस्तानी रिलैक्स हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं कि बस ट्रम्प से बात होगी और तो कोशिश करने की कोई जरूरत। एडवोकेसी में ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मैं हमेशा आपको बताता हूं एडवोकेसी में ऐसे 100% फर्म रिजल्ट्स नहीं होते। यू पुट अप योर केस, आप एंगेज करते हैं, आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं, अगलों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के साथ, खत्ते के साथ, वो मिनरल्स हो या कुछ और, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो चीज़ों को अपने इंटरेस्ट में देखेंगे। हमारा काम अपने मामलात की एडवोकेसी करना, उनका काम अपने मामलात को देखना, और जहां पर भी हम कन्वर्ज हुए किसी एक पॉइंट के ऊपर, जहां पर भी हमारी ममासलत हुई, वहां से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो जाहिर है इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों के पास देने को बहुत कुछ है, मतलब फिजिकली देने को बहुत कुछ है, सिक्योरिटी अपरेटस के अंदर, या मिनरल्स हैं, या और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान की, या पाकिस्तान की ज्योग्राफिक जो लोकेशन है उसके अंदर जो लेवरेज है वो उनके पास बहुत है, ज्यादा उनके पास है। तो जो डायस्पोरा में लोगों को ये शो करवाया कि मैं इमरान खान का बड़ा करीबी दोस्त हूं और ये मेरी ट्रंप से भी दोस्ती हो गई और बात हो गई, वो थोड़ी नाजायज थी। लेकिन बेसिक ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और आने वाले दिनों में आपको नजर भी आएगा। आज की डिस्कशन से मैं बहुत मुतमईन हूं, मुतमईन इस सेंस में नहीं हूं, मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि बस एक बटन किसी ने दबाना है तो कुछ हो जाना है। मैं मुतमईन ये हूं कि जो एडवोकेसी असल में हो रही है, तो वो गपशप थी ना, जो असल एडवोकेसी हो रही है उसमें से इंशाल्लाह रिजल्ट्स कोई ना कोई आएंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मुझे अगली खबर जो आपके सामने रखनी है
वो खबर रोम से है, वेटिकन सिटी से। और रोम से खबर ये है कि जो पोप हैं, पोप फ्रांसिस, वो 88 ईयर की एज में उनकी वफात हो गई है। और पूरी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है पूरी दुनिया में वो इस पर गमज़दा है। ज़ाहिर है अब नए पोप का इंतखाब होगा और जो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी है और पूरी दुनिया में उनकी इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। ईस्टर अभी गुजरा, जिसकी ज़ाहिर है वो एक ईस्टर फ्राइडे को, ईस्टर मंडे को उनकी डेथ हुई है वेटिकन सिटी में। और अभी आप देखेंगे कि अगले चंद हफ्ते मेरे ख्याल लगेंगे नए पोप के इंतखाब का, जो कि एक बहुत मेजर चीज़ है इस सारे मामले में। पोप फ्रांसिस जो है वो थोड़े कह लें या बहुत सारे कह लें कि अनकन्वेंशनल थे। उन्होंने जो LGBTQs का जो एंट्री थी या उनकी रिकग्निशन थी या किसी भी तरह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी चर्च में, उसको बढ़ाया। और वो नॉन यूरोपियन शायद 1300 साल के बाद पहले पोप बने जो यूरोप से नहीं थे तो वो साउथ अमेरिका से, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड जो है वो इटली से ही निकलता है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी मोतबर शख्सियत जिन्होंने दुनिया को मिलाने की कोशिश की, मोहब्बतें बांटने की कोशिश की, उनकी वफात हुई है। उनकी फैमिली के साथ, फैमिली मीन लार्जर जो कम्युनिटी है, उनके चाहने वालों से हमारा दिली दुख और दिली हमारी हमदर्दी उनके साथ जिस दुख में से वो गुजर रहे हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि पंजाब से है। पंजाब में सड़कें इस वक्त गर्म हो चुकी हैं। टेम्परेचर, दर्जा हरारत जो वेदर का है उस वजह से भी गर्म हो चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पंजाब के अंदर सूरत हाल बनी है उस पर भी खासी वहाँ पर मामलात जो हैं वो दिगरगू हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल। जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, एहतजाज हो रहा है और उनके साथ फोर्स के साथ निपट रही है पंजाब गवर्नमेंट। आज दोबारा जो हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स ने अस्पतालों को ठेके पर देने के खिलाफ एहतजाज जारी रखा है और अब ये एहतजाज नेक्स्ट फेज़ में चला गया है। और अगला फेज़ ये है कि OPD सर्विसेज और पोलियो मुहिम जो है वो मुतासर हुई है। मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। पंजाब के जितने भी बड़े छोटे शहर हैं उनमें OPDs का उन्होंने आज डॉक्टर्स ने और दूसरे लोगों ने, क्योंकि जो क्रिटिकल केयर है उसको तो वो डॉक्टर्स नहीं छोड़ सकते, एमरजेंसी है, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वो सब कुछ चलता है। लेकिन OPD का आज जो पेशेंट्स आते हैं और उन्हें सेम डे चेक करके फारिग कर देना होता है उर्फ़े आम में, जो OPD है उनका आज मुकम्मल बाइकआउट किया गया है। छोटे शहर भी, इवन चीचावतनी, कबीरवाला, मखदूमपुर, मियाँ चनू, मीन जो छोटे शहर हैं पंजाब के वो भी, और उनसे लेके बड़े शहरों में भी ये OPD और पोलियो की मुहिम जो है वो मुअत्तल रही हैं। अब इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए डॉक्टर्स के साथ। पहले ही लोगों को जितनी सिचुएशन आपको पता है कि जितने मामलात लोगों के सामने हैं, जितना लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ कार्ड वगैरह बंद होने के बाद, वो आपके इल्म में है। इसके साथ साथ अब नया ये जो बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया है कि अब डॉक्टर्स और नर्सेज भी स्ट्राइक पर हैं और उस वजह से लोगों को जो हेल्थ की छोटी मोटी फैसिलिटी है वो भी नहीं मिल सकेगी। तो इस पर मुज़ाकरात करने चाहिए, फौरी इस मसले को हल करना चाहिए। इसके साथ साथ जो किसान हैं वो पहले ही सड़कों पर हैं, उनकी गंदम नहीं खरीदी जा रही, बजाय ये उनको 5-5 हज़ार रुपया फ़ी एकड़, 5 एकड़ तक 25,000 रुपये रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। वो तो उनका जो घाटा 1 एकड़ में वो पूरा नहीं होगा, तो वो उस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं, उनकी गंदम नहीं खरीदी जा रही सही रेट के ऊपर। ये नुकसान दिया जा रहा है किसान को। तो अब मजदूर, किसान, डॉक्टर्स, नर्सेज, तकरीबन सभी आवाज़ार हैं और सभी सड़कों पर हैं इस टाइम। देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या हल निकलता है। अगली खबर आपके सामने बलूचिस्तान से रखते हैं। बलूचिस्तान के ज़िला केज के इलाके में, इलाका होशाब है, खुशाब नहीं होशाब, इस होशाब के इलाके में मुसल्लह अफराद ने लेवीज थाने पर हमला करके असला जब्त किया है। शाहरा पर नाकाबंदी और सिक्योरिटी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये एक जगह से हुआ है। पंजगोर में सिक्योरिटी लॉकडाउन, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फोर्सेज ने भारी तैनाती की है फौज की वहाँ पर। शहर की मार्केट्स को बंद किया है, कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये फौजी कैंप के ऊपर कोई हमला किया था, उसके बाद से ये सारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है। और दूसरी तरफ आपको हम बता ही चुके हैं, एक तरफ तो सिक्योरिटी के ये मामला हैं, दूसरी तरफ सलार काकड़ और सदाम तरीन, दोनों नौजवान उभरते हुए लीडर जो बलूचिस्तान से हैं, उनको पकड़ के जेलों में दिया है। सलार काकड़ को तो अब 5 महीने हो गए हैं, सदाम तरीन को भी पकड़ के अब जेल में दे दिया है। मतलब रियासत जो है एक तरफ तो कहती है हमने दहशतगर्दों से लड़ना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके जवां साल जो लीडर हैं सारे, उन तमाम को वहाँ पर तख्ता मश्क बनाया हुआ है। समझ नहीं आती कि वो ये क्यों करना चाहते हैं। मीन जो लोग हमारी साइड पे हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको भी पुश करके दूसरी साइड पे हम क्यों भेजना चाहते हैं। ये अकल और ये फहम में बात नहीं आती, समझ नहीं आती कि ये सारे का सारा मामला है क्या। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने हमने रखनी है। एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दी थी और लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला हुआ था। मेरा ख्याल है नेस्ले कंपनी के साथ उनका केस चल रहा था, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। और पता नहीं कितने साल, 8 के 10 साल शायद वो ये केस लड़ते रहे या 12 साल लड़ते रहे, कोई सुनवाई ना हुई। अदालत ने बार बार तारीखें दी, वो शख्स गुर्बत से तंग आके और उसके पास फिर कुछ चारा ना रहा। अनफॉर्चुनेट था ये, जो ना करते तो अच्छा था, लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। लेकिन अब अदालत जागी है आखिरकार, और अदालत ने आखिरकार निजी कंपनी को ज़ाहिर फोर्स किया, या निजी कंपनी ने खुद ही, नेस्ले निजी
कंपनी क्या है, मेरा ख्याल नेस्ले है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और उन्होंने अब 70 लाख रुपए जो हैं वो अदा किए हैं पाकिस्तान के अंदर जो है ये कंपनी है, और उनकी 2 बीवियां हैं, दोनों को आधे आधे पैसे उसमें से जो हैं वो देने का अदालत ने फैसला किया है। अदालत को शर्मिंदगी भी होनी चाहिए, उन्होंने ये फैसला इतनी लेट किया और एक शख्स की जान चली गई। लेकिन हैरत है मुझे कि अदालतें जो हैं वो किस तरह लोगों की ज़िंदगियों से खेलती हैं, और उनको ये समझ नहीं आती कि गरीब लोगों के केसेस को इतना लटकाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अगर कंपनीज हों और मल्टीनेशनल कंपनीज हो, महंगे वकील करती हैं और वो केस चलने नहीं देती।